अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय राष्ट्रपति पर, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाता है। और आप सभी को जैसा कि विदित है कि भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो हम एक बार विस्तृत परिचर्चा करते हैं महाभियोग पर। महाभियोग प्री की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, महाभियोग मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जब आप विश्व के संविधान से कंपेयर करते हो तो भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग में कंपेयर करके भी हमसे मेंस में प्रश्न रखा जा सकता है। तो एक नजर डालते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। जब हम महाभियोग की बात करते हैं तो इसके लिए हमें भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद की तरफ चलना होगा वो होगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जिसका संबंध भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाना से है। कैसे हटाया जाएगा भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से? तो जब हमने बात की थी आर्टिकल 56 में, तो वहां पर हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एक सुनिश्चित आधार बताया गया है, और वो आधार था संविधान का अतिक्रमण, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, और वो आधार है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उसे पद से हटाने के लिए उसे सूचित करना होगा। कितने दिन पूर्व सूचित करना होगा? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग एक संकल्प या रेजोल्यूशन के रूप में लाना आवश्यक होगा। सूचित करना होगा 14 दिन पूर्व। आधार संविधान का अतिक्रमण। अगर हम बात करें कि संविधान का अतिक्रमण से तात्पर्य क्या है, तो संविधान में इसे कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह प्रदान की जाती है और राष्ट्रपति उसकी अवहेलना करते हैं तो हम उसे किसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? संविधान का अतिक्रमण। मान लीजिए हमसे प्रीलिम्स में कहा जाए कि संविधान का अतिक्रमण शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तो फिर यह कथन सत्य नहीं, असत्य होगा। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को प्रदान कर उसके विरुद्ध एक संकल्प लाया जाएगा, और ये जो संकल्प है वो किस रूप में होगा? महाभियोग। अब बात करें कि महाभियोग का संकल्प आएगा कहां पर, तो महाभियोग का जो संकल्प है वो लाया जाता है संसद में। जैसे हमने शब्द का प्रयोग किया संसद में, इसका मतलब हुआ कि इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में भी लाया जा सकता है तथा राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। कई बार प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट रखा जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह कथन सत्य नहीं बल्कि असत्य होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग के संकल्प को रखा जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग का संकल्प रखना है, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। टोटल सदस्यों का 1/4 महाभियोग लाने के लिए आवश्यक है, तथा उस सदन से पारित करने के लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान दें, यहां पर वापस जो गूढ़ता में ज्ञात होनी चाहिए, कौन सा बहुमत चाहिए? तो कुल सदस्यों का 2/3। कई बार इसे कहा जाता है कि विशेष बहुमत, लेकिन विशेष बहुमत जैसा कि हमने पढ़ा है संशोधन में कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जिस बहुमत की हम बात करें वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए। तो लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/4, पारित करने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर महाभियोग का संकल्प एक सदन से पारित हो गया तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, अर्थात अगर पहले लोकसभा में रखा गया है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर पहले राज्यसभा में रखा गया है तो उसे लोकसभा में जाएगा। जैसे ही एक सदन से पारित हुआ दूसरे सदन में गया तो दूसरा सदन महाभियोग की क्या करता है? जांच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। सदन के द्वारा यह जांच स्वयं भी कराई जा सकती है, और सदन के द्वारा यह जांच न्यायालय या जुडिशरी के द्वारा भी कराई जा सकती है। जब दूसरा सदन मामले की जांच कर रहा है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया कि राष्ट्रपति स्वयं व्यक्तिगत रूप से
अथवा अपने किसी पक्षकार के माध्यम से अपना पक्ष सदन में प्रस्तुत कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा, उसके बावजूद यदि दूसरे सदन के द्वारा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग के संकल्प को पारित कर दिया जाता है, तो उसी तारीख से राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का पद समाप्त हो जाता है। अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग के संकल्प के माध्यम से उसके पद से हटाया नहीं गया है। अब इस महाभियोग को लेकर दो बातें हमें और ज्ञात होनी चाहिए। क्या? पहली बात, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कौन सी जुडिशियल। अर्ध न्यायिक से तात्पर्य है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं प्रदान की जा सकेगी। दूसरी बात, इस महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भागीदारी करेंगे। कई बार फिल्म्स में एक प्रश्न रखा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में निम्न में से किसके द्वारा भागीदारी की जाएगी। हमें विकल्प दे दिया जाता है निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा, हमें विकल्प दे दिया जाता है कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, हमें विकल्प दे दिया जाता है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा, हमें विकल्प दे दिया जाए उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान होना चाहिए कि जब भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प सदन में प्रस्तावित होता है तो उसमें जो भागीदारी की जाती है वो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा की जाती है। संसद के सभी सदस्यों से तात्पर्य है कि चाहे वह सदस्य निर्वाचित है और चाहे वह सदस्य मनोनीत है, उसे भी महाभियोग की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होगा। जैसा कि हमें विदित है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प प्रस्तावित है तो इस प्रक्रिया में मनोनीत सदस्यों के द्वारा भी भागीदारी की जाएगी। तो संसद अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में क्या करेंगे? भागीदारी। तो यहां पर स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग जो चुनाव में भागीदारी कर रहे थे उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं है, और जो महाभियोग में भाग ले रहे हैं उन्हें चुनाव में भागीदारी का अधिकार नहीं है। जैसे हमने देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भागीदारी का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन यहां पर जब महाभियोग चल रहा है तो ना तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भागीदारी का अधिकार है और ना ही दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भागीदारी का अधिकार है। अर्थात केवल और केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया का क्या होंगे? हिस्सा। अब एक चीज जो हमें और ज्ञात रखनी है कि सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न बड़ा इजी सा पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की, और हमारा आंसर होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगर अमेरिका है, लेकिन ध्यान रहे एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारी जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका से नहीं बल्कि आयरलैंड से ली गई है। कैसे? तो अगर हम यहीं पर थोड़ा सा कंपेयर करें भारत और अमेरिका के बीच, हम कह तो देते हैं कि सामान्यतः हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। तो भारत और अमेरिका के महाभियोग में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना है तो कई आधार है, जैसे राजद्रोह का आधार पर लाया जा सकता है, रिश्वत के आधार पर लाया जा सकता है, बेईमानी का आधार पर लाया जा सकता है, अथवा अन्य किसी भी आधार पर लाया जा सकता है। जबकि अभी हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल एक ही आधार पर लाया जाएगा और वो आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। दूसरा, आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका में महाभियोग केवल और केवल कांग्रेस के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा में ही लाया जा सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि भारत में दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। अमेरिका में जो दूसरा सदन है सीनेट, वही महाभियोग की जांच करता है, जबकि भारत में जो भी दूसरा सदन है उसके द्वारा जांच की जा सकती है। अमेरिका में जब सीनेट महाभियोग की जांच करता है तो उसकी अध्यक्षता उसका पीठासीन अधिकारी अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि वहां का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत में कहीं भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका वहां पर नहीं है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति को पद से महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाता है तो शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है। हमारे यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा रहा है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, अर्थात राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा
ना कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कई बार जीएस में हम कह तो देते हैं कि हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन अगर आंसर में अमेरिका, आंसर में आयरलैंड, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो महाभियोग की प्रक्रिया जिस पर हमने पर चर्चा की है, ये एग्जैक्टली हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। अब ये जो महाभियोग हमने देखा, ये प्रीलिम्स में भी कथन कारण में 4 विकल्प के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी 150 वर्ड में हमसे सीधे प्रश्न रखकर महाभियोग से प्रश्न रखा जा सकता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।